नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं राजीव कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल फिजिक्स क्रैकर जैक में। आज का मेरा जो टॉपिक है वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। ये है 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड डायमेंशन का 4th लेक्चर। आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो आपका है ये सवाल जो है एग्जाम में, इससे सवाल जो है एग्जाम में ज़्यादा आने का चांसेस होता है यूनिट एंड डायमेंशन से। तो चलिए आज हम लोग इस पे बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है भैया? तो बोला, देखिएगा ध्यान से, बोला अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सेम क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड। मतलब सर, मतलब समझा देते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब भी आप किसी दो क्वांटिटी को जोड़ते हैं तो दोनों क्वांटिटी आपका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आइए, ये F क्या है? F का मतलब क्या होता है? फोर्स, ठीक है। और उसमें क्या जोड़े? X। तो सर X क्या होता है? X अननोन पर्सन है। तो आप इसको देखकर, ऊपर वाला को डेफिनेशन देखकर क्या आप बता सकते हैं कि X क्या हो सकता है? X भी फोर्स होगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सेम क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड। चलिए देखते हैं, यहां पर फोर्स है तो यहां पर जब जुट रहा है तो ऑब्वियस है फोर्स है। फाइनल आंसर आया, मान लीजिए y मान लिए, तो क्या y भी फोर्स होगा? क्यों? अरे यार, फोर्स में फोर्स जोड़ोगे तो फोर्स ही तो आएगा, अलग कैसे आ जाएगा? जैसे देखिए यहां पे 4 आम में 4 आम आप जोड़े तो कितना आम आया? 8 आम ही आया ना। आम था तो आम आया। सोचिए 4 आम में आप यहां पर ऐसे जोड़िए, 4 सेब जोड़ दीजिए, 4 सेब, तो कितना आएगा भाई? 4 आम आएगा और प्लस में क्या आएगा? 4 सेब आएगा। 8 थोड़ी ना हो जाएगा? 8 इसमें कैसे हो सकता है? तो कभी भी दो क्वांटिटी जुट रहा है तो आप ध्यान से देखिए कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से वो जुटेगा तो दोनों सेम होना चाहिए, तभी जुटेगा, अदरवाइज वो जुटता नहीं है। आप देख सकते हैं यहां पे। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सेम क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड। अगर आप कहीं भी, जैसे मान लीजिए इसी में एक्सेलरेशन है मेरा, अब एक्सेलरेशन में हम जोड़ रहे हैं कुछ जेड, तो भाई बता दो जेड कैसा क्वांटिटी होगा? ऑब्वियस है एक्सेलरेशन ही होगा। अरे भाई एक्सेलरेशन है, उसमें क्या जोड़ रहे हैं? जेड जोड़ रहे हैं, तो ये भी क्या होगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा। और फाइनल जो आंसर आएगा, मान लेते हैं फाइनल आंसर आ गया आपका एक्स, तो ऑब्वियस है एक्स भी क्या हो जाएगा भैया? एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो बिल्कुल देखें ध्यान से, बहुत ही सिंपल है और इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। आपको एक एक करके कराकर दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आता है। मज़ा आने वाला है भाई, देखो। हाँ भाई, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बस इतना ध्यान रहे कि सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सेम क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि जैसे मान लिया जाए हमारे पास xt, ये क्या है? पोजीशन है। ये क्या है? पोजीशन। एट एनी टाइम t लिखा जा रहा है, एट एनी टाइम t दिया हुआ है क्या? a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी का क्यू बटा ई प्लस टी, ऐसे दे दिया भैया। अब हमसे यहाँ से ये पूछा गया है कि फाइंड, यहाँ से सवाल ये है कि फाइंड डायमेंशन ऑफ, यहाँ से क्या पूछा गया? फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी एंड ई। यहाँ पर 5 टर्म का डायमेंशन हमसे पूछ रहा है। अब भाई यहाँ पर सर आप तो कुछ बताए नहीं सर, सिर्फ लिखाए हैं, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिए। हाँ भाई उतना ही है इसमें। देखो कैसे होगा, क्या ये सारा क्वांटिटी आपस में जुड़ा हुआ है? देखिए तो क्या ये सेम क्वांटिटी होगा कि नहीं होगा? अभी बोले कि अगर कोई भी दो क्वांटिटी आपका जुड़ा हुआ हो तो वो आपस में क्या होगा? सेम क्वांटिटीज होते हैं। अच्छा सर, ये जुड़ने के बाद क्या आया? एक्स। एक्स क्या है? पोजीशन। पोजीशन का मतलब डिस्टेंस जैसा चीज। क्या इसका डायमेंशन आपको पता है? हाँ। क्यों? एक्स इंटू टी नहीं है, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी है।
ये बाद में पता चलेगा। इसका मतलब होता है कि पोजीशन किसी टी टाइम को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। x इंटू टी मत लिख लीजिएगा इसको। तो ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब सबको जोड़ने पर आया डिस्टेंस जैसा चीज। इसका मतलब ए भी कैसा होगा, डिस्टेंस जैसा चीज होगा, बी टी कैसा होगा, डिस्टेंस जैसा चीज होगा, सी टी स्क्वायर कैसा होगा, डिस्टेंस जैसा चीज होगा, डी टी क्यू बटा ई प्लस टी कैसा होगा, डिस्टेंस जैसा चीज होगा। ऑब्वियस है, क्योंकि हम लोग जब जोड़ते हैं तो भैया एक तो जितने का सम है, जितने क्वांटिटी का आपके पास सम है वो क्वांटिटी आपस में सेम है, और जुड़ने के बाद भाई अभी बोले थे आम में आम जोड़ोगे तो फाइनल आम ही आएगा ना। तो भाई अगर पूरा डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली जुटने के बाद क्या आ गया, डिस्टेंस। मतलब ये डिस्टेंस है तो हर टर्म डिस्टेंस है। तो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो डायमेंशन x का होगा वही डायमेंशन किसका होगा, a का, वही डायमेंशन किसका होगा, bt का, और वही डायमेंशन किसका होगा, सी टी स्क्वायर का, और वही डायमेंशन किसका होगा, डी टी क्यू का और ई प्लस टी का, क्योंकि सब सेम क्वांटिटी है, सेम फिजिकल क्वांटिटी है। तो देख लीजिए, अगर हमको ए का डायमेंशन निकालना है तो इस पोर्शन में देख लीजिए ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो ए का जो आपका डायमेंशन होगा वो एल हो जाएगा, क्योंकि एक्स लेंथ जैसा चीज़ है। उसी तरीक़ा से बी का डायमेंशन देखना हो तो एक्स को बराबर कर दो बी टी से, तो बी निकालना है तो क्या टी डिवाइड में हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं x का l और t का t होता है, तो एल टी माइनस 1 आपके सामने आ जाएगा। चलिए c का निकालिए। c का निकालने के लिए क्या करेंगे, c का देख लेते हैं। तो c के साथ इक्वेट कर लीजिए, तो x है और आपका ये आ जाएगा सी टी स्क्वायर आ जाएगा। तो c का निकालना है तो आप क्या कीजिए, c का डायमेंशन निकालने के लिए क्या x बटा टी स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं। ध्यान दीजिए इधर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स एल, और ऊपर में क्या हो जाएगा t माइनस 2, क्योंकि टी स्क्वायर हो जाएगा तो ऊपर जाके क्या हो जाता है, -2 हो जाता है। उसी तरीका से आप d का निकाल लीजिए। तो d के लिए क्या करना होगा, d से पहले आपको e निकालना होगा। क्या बता सकते हैं आप e क्या होगा, e का डायमेंशन क्या होगा। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्या e में क्या जुट रहा है, t मतलब क्या, टाइम। e में क्या जुट रहा है, t जुट रहा है भाई। तो इसका मतलब अगर t है और इसमें जुट रहा है e, इसका मतलब जो डायमेंशन t का होगा क्या वही डायमेंशन e का होगा। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सेम क्वांटिटी कैन बी सबट्रैक्टेड। मतलब अगर ये दो क्वांटिटी आपका जुट रहा है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है। तो आप पहले d से पहले e का निकाल लें, तो जो डायमेंशन e का होगा वही डायमेंशन t का होगा। मतलब e का डायमेंशन कितना आ गया, टी आ गया भैया। चलिए डी का निकालते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये वाला चीज में क्या नीचे टी है कि नहीं है, नीचे अब फाइनल क्या टी आएगा, क्योंकि टी और टी जुटेगा तो फाइनल तो टी आएगा। अच्छा ऊपर टी क्यू है तो नीचे टी है, ऊपर टी क्यू है, तो काट के क्या ऊपर टी स्क्वायर बचेगा। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट यहां पर हम ऐसे लिख देते हैं डी टी स्क्वायर। थोड़ा सा एक कॉमन सेंस वाला है कि नीचे टी है तो डायमेंशन टी होगा, क्योंकि नीचे पूरा में टी ही आएगा, दोनों जुटेगा भाई, सेम क्वांटिटी है तो जुटेगा तो टी ही आना है। ऊपर डी क्यू है तो एक टी से एक टी ऊपर कैंसिल हो जाएगा तो टी स्क्वायर बचेगा। तो क्या इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन बराबर कर दें तो डी का डायमेंशन आएगा एक्स बटा टी स्क्वायर। तो यहाँ से आप एल टी माइनस 2 लिख सकते हैं। तो देख लीजिए आपका डायमेंशन ए बी सी डी ई का निकल गया। चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं कैसा आता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग बात कर लेते हैं। आ जाइए, ट्राई करिएगा पॉज कर कर। जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरीका से चीज है, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t v नोट बाई अल्फा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा टी। अच्छा यहाँ पर बहुत सारा नया नया टर्म आएगा, आप हम लोग कुछ क्वेश्चन से भी सीखेंगे, याद रखिएगा। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e के पावर समथिंग रहे तो हमेशा वैसे फंक्शन को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको नाम हम ऐसे नीचे लिख देते हैं, क्या ऐसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल कैसा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है भैया, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर x क्या है, पोजीशन एट एनी टाइम t। फिर से आप लिख सकते हैं क्या है ये, पोजीशन यहाँ पर एट एनी टाइम
यहाँ से आप लिख सकते हैं पोजीशन एट एनी टाइम टी लिख सकते हैं। और वी नोट एन अल्फा क्या है, यहाँ पर देख लीजिए वी नोट अल्फा आर कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट। आप वी नोट को वेलोसिटी मत समझ लीजिएगा, यहाँ पर वी नोट एन अल्फा आर द कांस्टेंट टर्म है। तो हमसे सवाल जो किया गया, बोला गया कि फाइंड, यहाँ पर जो सवाल है फाइंड डायमेंशन ऑफ, यहाँ पर क्या है वी नोट अल्फा है ना, वी नोट को पूछा गया एन अल्फा, बस यही दो ही अननोन टर्म है, वी नोट एन अल्फा का, वी नोट और अल्फा का डायमेंशन हमको बताना है। चलिए जल्दी से पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, जल्दी जल्दी ट्राई करके बताइए हमको। चलिए हाँ भाई हो गया। हाँ चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, पॉज करके कर लिए होंगे, आई होप कि आप सब मिलके कर रहे होंगे। अब क्लियर करते हैं। अब यहाँ पर एक नया जो टर्म आया एक्सपोनेंशियल, इस पे जरा बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया कि यहाँ पर एक नया टर्म है ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैव डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। सर तो ये आप पहले तो नहीं बताएं, तो आप बता दे रहे हैं। कुछ चीज़ें क्वेश्चन से ही क्लियर किया जाता है, मतलब जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होते हैं। तो चलिए अच्छा, उसके पावर एंड ये जो एक्सपोनेंशियल है, एक तो ये वाला खुद का है और इसका जो पावर होता है ये पावर भी कैसा होता है आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखा दे रहे हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होता है। कैसा होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होता है ना। इसका पावर भी एक तो ऑल ओवर मतलब ई टू दी पावर समथिंग, ये जो लिखाए हैं ये पूरा लिखाए हैं ये वाला, और ये जो है एक तो पूरा डायमेंशन लेस तो खुद होता ही है, और जो ई के पावर होता है वो भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी ही माना जाता है। तो डायमेंशन लेस का मतलब क्या होता है, m0 l0 t0 है ना। तो चलिए हम लोग इस पे सवाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आया मेरा क्या आया, x एज अ फंक्शन ऑफ t, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वी नोट बाई अल्फा माइनस वी नोट बाई अल्फा, यहाँ से ऐसे कर लीजिए ई टू दी पावर माइनस अल्फा टी। तो इसका मतलब देखिए ये और ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा, वही डायमेंशन आपका इसका होगा। क्यों, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में सेम क्वांटिटीज होंगे, सेम फिजिकल क्वांटिटीज होंगे, और आंसर भी जो आएगा ऑब्वियसली सेम होगा, क्योंकि 4 आम में से 2 आम घटाइएगा तो आपके पास 2 आम ही बचेगा, एप्पल नहीं बचेगा भैया, इस बात को ध्यान रखिए। तो यहाँ से जो है ये आपका जो है वो ये और ये सेम क्वांटिटी है, तो ये भी आपका सेम, तो इसका तो पता है हमको ये लेंथ जैसा चीज है, तो ये भी लेंथ जैसा चीज होगा, ये भी लेंथ जैसा चीज होगा। अभी हम लोगों ने देखा कि ये भैया ये तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है और इसका पावर भी क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। हालांकि ये करने का भी जरूरत भी नहीं था, डायरेक्ट भी बना सकते थे। तो अगर इसका पावर डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो लिखने का तरीका देखिएगा, अल्फा टी जो होगा वो 1 के बराबर लिख सकते हैं। अगर कोई भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो तो उसको 1 से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमको किसका डायमेंशन निकालना है, अल्फा का, तो यहां पर कितना हो जाएगा 1/t, तो आपका जो डायमेंशन हो जाएगा वो t - 1 आ गया। ये डायमेंशन किसका आ गया भैया, अल्फा का आ गया। सिंपल सा, फिर से हम रिपीट करते हैं, डरे नहीं, बिल्कुल आराम से। क्या ये पावर डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो हम क्या करते हैं, तो जो डायमेंशन लेस होता है उसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से इक्वेट करते हैं, और जिसका डायमेंशन लिखना हो उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी को दूसरे तरफ ले आते हैं। यहाँ से आपका डायमेंशन अल्फा का आ गया। अब हमारे पास किसका डायमेंशन चाहिए, वी नोट का चाहिए। तो आप देख सकते हैं, एक तो ऐसे कर सकते हैं, इसके बिना भी किया जा सकता है। कैसे, हम बता देते हैं आपको। क्या ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है 1, ऑब्वियस है, तो क्या ये भी डायमेंशन लेस होना चाहिए, हाँ। ऑल कांस्टेंट टर्म आर डायमेंशन लेस क्वांटिटी, यहां पर एक और लिख सकते हो, ऑल कांस्टेंट टर्म आर, यहां से लिख सकते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटीज।
जितने भी कांस्टेंट टर्म होंगे सबके सब डायमेंशन लेस होंगे। तो भाई ये डायमेंशन लेस है तो ऑब्वियस है ये भी डायमेंशन लेस होगा। मतलब क्या ये पूरा के पूरा डायमेंशन लेस हो गया कि नहीं हो गया? और अगर ये पूरा डायमेंशन लेस हो गया तो जो डायमेंशन वी नोट बाई अल्फा का होगा वही डायमेंशन एक्स टी का होगा, क्योंकि इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ एक्स का जो होगा वही डायमेंशन किसका होगा? वी नोट बाई अल्फा का होगा। सर अल्फा का तो हमको पता है, हाँ तो हम वी नोट निकल गया, क्या हो जाएगा भाई बोल दो? एक्स अल्फा। एक्स क्या होता है? एल, और अल्फा क्या है? टी माइनस वन। तो आपका देख लीजिए वी नोट का डायमेंशन एल टी माइनस वन। और देखिए ये स्पीड जैसा चीज है, वेलोसिटी जैसा चीज आया। पहले से हम कांस्टेंट टर्म मान रहे थे पर देखिए अपने आप में स्पीड आ गया खुद ब खुद। तो इसमें कई चीजें सीखे, जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशन लेस होता है, उसका पावर डायमेंशन लेस होता है ना, और जितने भी कांस्टेंट टर्म होते हैं वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होते हैं। क्लियर है? चलिए बहुत सारा चीज सीखे और भी धीरे धीरे सीखते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट सवाल। जैसे बोला कि a के पावर ऐसे लिख लीजिए, 10 के पावर ऐसे है यहां पर a इंटू टी प्लस 4 ऐसे दिया गया। तो हमसे डायमेंशन पूछा है, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए का डायमेंशन निकाले। भाई अभी तुरंत बताए थे, अभी थोड़ा देर पहले देखेंगे तो ई के पावर समथिंग था, अब कितना है? 10 के पावर है तो नंबर के पावर है। तो भाई एक्सपोनेंशियल जैसा ही चीज है, मतलब क्या ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है कि नहीं है? क्या इसका पावर भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस है। ऐसे भी देखिए, क्या ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है और इसमें जुड़ रहा है 80, तो क्या 80 भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा? और अभी तुरंत बताएं कि अगर कोई भी चीज डायमेंशन लेस होता हो तो हम क्या करते हैं? उसको 1 के साथ इक्वेट करते हैं, और a का डायमेंशन चाहिए था तो इस तरीका से लिख देंगे, और a का डायमेंशन t-1 आ गया। तो कभी कभी बच्चा कंफ्यूज होता है, सर हम आप तो ई के पावर बताए थे, कोई नंबर के पावर नहीं बताए थे। यार नंबर के भी पावर हो ना तो भी वो डायमेंशन लेस होता है, चाहे वो ऑल ओवर हो या फिर उसका पावर वाला पार्ट हो। क्लियर है? चलिए अगला सवाल आ जाइए। देखिए जैसे मान लेते हैं यहाँ पर इस तरीका से है आपका जो अगला सवाल है, ऐसा मान लेते हैं कि ये P बराबर P नोट ई टू दी पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर है, इस तरीका से, जहाँ P क्या है? प्रेशर है। क्या है? प्रेशर है। ठीक है। P नोट क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है, एंड अल्फा इज आल्सो कांस्टेंट टर्म है, और बाकी के बारे में आपको सारा चीज बता दिया गया है कि E एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहां से सवाल ये है कि फाइंड डायमेंशन ऑफ P नोट एंड अल्फा। इसे आप डायमेंशन निकाल के जल्दी से बताएं। इसको पॉज करें और जल्दी से सॉल्व करें। क्लियर है? अब तो आ जाना चाहिए, अब बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। भैया ये हमारे लिए क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। ये अल्फा क्या है? उसका पावर क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है सर। अल्फा टी स्क्वायर भी क्या है? डायमेंशन लेस है। तो सर अल्फा तो तुरंत निकल गया, क्योंकि अल्फा टी स्क्वायर पावर वाला डायमेंशन लेस है, मतलब उसको 1 के साथ लिख सकते हैं, और अल्फा लिखना हो तो टी स्क्वायर डिवाइड में चला जाएगा तो t-2 आंसर आ जाएगा। सर मेरा काम बन गया। अब रहा P नोट। ऑब्वियस है कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है और ये दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब ये जो टोटल का जो क्वांटिटी मिला के होगा वही क्वांटिटी ये होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन पूरा का होगा, पर इसका डायमेंशन तो कुछ भी है नहीं, तो जो डायमेंशन इसका वही डायमेंशन इसका। भाई एक्सपोनेंशियल तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गया, तो इसका मतलब जो डायमेंशन P नोट का होगा वही डायमेंशन P का होगा, क्योंकि भाई दो क्वांटिटी आपस में इक्वेट हो रहा है। तो अभी बदलें भाई, इक्वेट हो रहा है, किससे इक्वेट होगा भाई? कंपेयर किससे करोगे? 4 आम या 8 से? उसे कि 4 आम 4 आम से कंपेयर करोगे? 4 आम 8 आम में कौन ज्यादा?
ऑब्वियस है 8 आम ज़्यादा। लेकिन हम बोले 4 आम और 8 एप्पल, 4 मैंगो और 8 एप्पल में बताओ कौन ज़्यादा कौन कम? नहीं बता सकते ना भाई, नंबर्स में बता सकते हैं, कौन ज़्यादा कौन कम थोड़ी ना बता सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर है कि भाई ये इक्वेट हो रहा है, इसका मतलब ये जो क्वांटिटीज होगा वही क्वांटिटीज ये है, पर इसमें ये वाला डायमेंशन लेस होने के वजह से जो डायमेंशन पी नोट का होगा वही डायमेंशन पी का होगा। तो ऑब्वियस है डायमेंशन जो पी का होगा वही किसका होगा? पी नोट का। तो पी नोट का डायमेंशन जो आ गया वो क्या आ गया? प्रेशर का। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन आप जानते हैं ml_t-2 और एरिया का L2 जानते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं ml-1 t-2 आ गया। तो आप देख सकते हैं यहां से आपका ये भी आ गया अल्फा और पी नोट का। चलिए भाई और आगे हम लोग इस पे करते हैं सवाल। चलिए अगला सवाल है। बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है हम लोग सवाल से ही सीखते हैं इसमें, है ना, इसका कोई थ्योरी नहीं होता, बिल्कुल यहीं से सीखेंगे। जैसे मान लीजिए ये एफ फोर्स है, यहाँ पर बोला गया ए साइन सी टी प्लस ए साइन बी टी प्लस सी एक्स, इस तरीका से आपका सवाल है। हमको यहाँ से पूछा गया एफ क्या है? एफ जो है मेरा वो यहाँ पर फोर्स है, ठीक है। टी जो है क्या है? टी टाइम है, और एक्स जो है क्या है? पोजीशन है, पोजीशन या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइप का चीज है। तो यहाँ से सवाल क्या किया गया? सवाल है फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी। बताइए डायमेंशन ए बी एंड सी का क्या होगा? तो यहां से फिर से एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। ये आप देख सकते हैं ये वाला ये क्या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है? हाँ सर। तो क्या यहां से फिर एक नया टर्म है कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैव डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। भैया ये कैसा क्वांटिटीज हो गया? डायमेंशनलेस। सर एक्सपोनेंशियल भी होता है और ये भी, हाँ ये भी होता है। अच्छा, इसके पास जो एंगल है, ये जो एंगल दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो एंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला टर्म, ये भी क्या होता है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। जैसे कि अभी पावर वाला हो रहा था उसी तरीका से इसमें भी कैसा क्वांटिटी है? डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होता है। तो सर ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो ऑब्वियस से देख लीजिए, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखा जाए कि अगर ये दोनों आपस में इक्वेट है, ये पूरा और ये आपस में इक्वेट है, मतलब जो डायमेंशन यहाँ पर किसका होगा? फोर्स का होगा, वही डायमेंशन किसका होगा? ए साइन बी टी प्लस सी एक्स का होगा। क्लियर है? तो चलिए यहां पर देखते हैं क्या ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसका कोई डायमेंशन नहीं, इसको 1 से रिप्रेजेंट कर दो। तो जो डायमेंशन ए का होगा वही डायमेंशन फोर्स का होगा, मतलब ए यहां पर क्या हो गया? फोर्स हो गया, मतलब उस ए का डायमेंशन जो होगा कितना हो जाएगा? mlt-2 हो जाएगा। चलिए उसी तरीका से बी टी, क्या ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है? तो ये पूरा डायमेंशन लेस है, इसका मतलब क्या ये इंडिविजुअल भी डायमेंशन लेस होगा? क्योंकि इसको जोड़ने पर डायमेंशन लेस आ रहा है, इसका मतलब ये भी डायमेंशन लेस हुआ होगा, ये भी डायमेंशन लेस हुआ होगा, तभी तो जोड़ने पर डायमेंशन लेस आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि BT को आप किससे रिप्रेजेंट करें? 1 से। तो B जब निकालना हो तो 1/T होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं T माइनस आपका 1 आ गया। उसी तरीका से इसमें देखेंगे CX भी डायमेंशनलेस है, इसको 1 से रिप्रेजेंट कर दीजिए, यहाँ 1/x आ जाएगा और x लेंथ जैसा चीज है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से L-1 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया यहाँ। तो फिर से हम यहाँ से सीखें कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, वो जो है सब के सब डायमेंशनलेस क्वांटिटी। जल्दी से उतार ले, जल्दी से छापे। हटा रहे हैं।
चलो भाई एक और सवाल इसमें कर रहा देते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में, फिर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस पे चलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें से एक अलग क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए आपका ये वेलोसिटी है और यहाँ पर आपका ये जो वेलोसिटी है वो इस तरीक़ा से है कि मान लीजिए v0/अल्फ़ा और यहाँ से आ गया आपका लॉग, यहाँ से आ गया अल्फ़ा टी एंड प्लस में यहाँ पर से आ गया ऐसा मान लीजिए ये 4 मान लीजिए, इस तरीक़ा से है। फिर से यार ये नया टर्म आया आपके पास। देखिए अलग अलग टर्म पढ़ा रहे हैं, कोई भी रेगुलर रिपीट नहीं हो रहा है आपका। हम हर चीज़ सिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर कि अलग अलग टाइप का सीख ले। v जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी को। यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी को। लॉग एलओजी लॉग का मतलब लॉगरिथम होता है। ये हम लोग आगे बेसिक मैथ में थोड़ा सा स्टडी कराएंगे। लॉगरिथम होता है, ठीक है। अल्फा और यहाँ पर जो है अल्फा एंड वी नोट जो है यहाँ पर क्या है? आर क्या हो गया? ये कांस्टेंट टर्म है भाई, और 4 तो कांस्टेंट टर्म ही है। तो यहाँ पर बोला गया कि फाइंड, यहाँ से आपका सवाल ये है फाइंड डायमेंशन ऑफ वी नोट एंड अल्फा। ये डायमेंशन निकाल कर बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से फिर से एक नया टर्म आया है लॉगरिथम। तो उसके लिए फिर से हम कहानी एक लिख देते हैं कि फिर से अगेन ये वाला टर्म लॉगरिथम वाला टर्म फिर से क्या होता है? जितने भी ऐसे लिख देते हैं ऑल लॉगरिथम फंक्शन है डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, ठीक है। ये और लॉग के जो बगल में होता है, जिस तरीका से ट्रिगोनोमेट्री का एंगल हो रहा था, एक्सपोनेंशियल का पावर हो रहा था, उसी तरह लॉग के पास जो होता है ये वाला भी क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है? डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होता है भैया, देख लीजिए। तो अब यहाँ पर सवाल बनाना बिल्कुल आसान हो गया सबके लिए। तो देख लेते हैं कैसे होगा। ऑब्वियस है कि पहला जो होगा वी नोट का निकालने का प्रयास करते हैं। वी नोट से पहले अल्फा निकालना बहुत आसान है। क्या अंदर में क्या ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है? ऐसे भी दिख रहा है कि 4 कैसा क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो उसमें जुड़ रहा है क्या? अल्फा टी। इसका मतलब ये भी कैसा होगा? डायमेंशन लेस होगा। तो ऑब्वियस है अल्फा टी को किससे रिप्रेजेंट कर दें? 1 से। तो आपके पास 1 बटा क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। तो यहाँ से आप t-1 कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं? हमको पता है जो डायमेंशन v का है वही डायमेंशन v नोट बाई अल्फा लॉग अल्फा टी प्लस 4 का है। पर ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो v क्या यहाँ वेलोसिटी है और v नोट बटा अल्फा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमको किसका निकालना है? वी नोट का। अल्फा का तो पता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो वी नोट का जो डायमेंशन हो जाएगा वो होगा v और इंटू अल्फा। v कितना है? LT-1 एंड अल्फा आप देख सकते हैं कितना है, यहाँ पर देख लीजिए अल्फा कितना है, यहाँ पर अभी निकाले हैं अल्फा t-1 है। तो यहाँ से देख लीजिए LT-2 आपका आ गया डायमेंशन। तो यहाँ पर वी नोट एंड अल्फा। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन टाइप का करा दिए आपको, लॉगरिथम करा दिए, एक्सपोनेंशियल करा दिए, है ना। चाहिए तो एक आध और करा देते हैं इससे। एक लास्ट क्वेश्चन और बस, इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समाप्त। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस पे चलेंगे। एक और सवाल, हाँ भाई देख ले। वंडर वाल इक्वेशन का नाम सुने होंगे केमिस्ट्री में, P प्लस ए वाई वी स्क्वायर एंड V माइनस बी बराबर RT। ये वंडर वाल इक्वेशन है वेयर यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं। P जो है वो क्या है? आपका प्रेशर है। V जो है क्या? आपका वॉल्यूम है। R जो है क्या होगा? गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एंड T जो है यहाँ पर क्या होगा? टेम्परेचर होगा। खैर ये सब का जरूरत नहीं पड़ेगा ये दोनों का, बाकी ऊपर से ही काम चल जाएगा। तो यहाँ पर A एंड B क्या है? A एंड B जो है R कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर बोला गया कि फाइंड डायमेंशन
डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी वाला टर्म का डायमेंशन निकाल कर बताएं। फिर से बहुत इजी है भाई, अब तो आ जाना चाहिए सबको, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लोग बहुत सारा चीज कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग को पता है, यहाँ पे ये देखिए ध्यान से, आप फिर से पूरा मल्टीप्लाई करके नहीं इक्वेट करने लगेगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों क्वांटिटी आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहा है? इसका मतलब आपस में दोनों सेम क्वांटिटी होगा तभी सब्ट्रैक्ट हो रहा। मतलब आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो डायमेंशन बी का होगा वही डायमेंशन वी का होगा, और वी का डायमेंशन एल क्यू होता है, क्योंकि वी इज द वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद बी का निकलते ही ये दोनों देखिए, क्या ये दोनों आपस में जुड़ रहा है? इसका मतलब जो डायमेंशन पी का होगा वही डायमेंशन ए बटा वी स्क्वायर का होगा। तो यहां से निकाल लीजिए ए का डायमेंशन क्या होगा, तो ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा, पी वी स्क्वायर। पी क्या होता है, फोर्स बटा एरिया, फोर्स क्या होता है एम एल टी माइनस टू, एरिया क्या होता है एल टू, और इसको क्या लिख सकते हैं एल के पावर 6, क्योंकि एल 3 के पावर स्क्वायर। तो यहां से देख सकते हैं एक एल से एक और एक 5 बार कट जाएगा। तो आप डायमेंशन ए का आप देखिएगा तो क्या आ जाएगा एम एल 5 एंड टी माइनस 2। तो आपका डायमेंशन किसका आ गया, ए का आ गया। तो आपको अब ऐसा अंदाजा हो गया, ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन हम करा दिए, लेकिन एक फॉर्मेट तैयार कर दिए हर टाइप का क्वेश्चन से जोड़कर, कि आप ऐसे सवाल को आसानी से हैंडल कर सकें। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे का क्लास, मतलब आगे का पाठ पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला है, या डायमेंशन एनालिसिस। हेडिंग डाल लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, या डायमेंशनल एनालिसिस बोल दीजिए, बात बराबर है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, चलिए क्या क्या भाई ये डायमेंशन पढ़ रहे हैं तो इसका क्या क्या यूज है। तो पहला जो यूज है इसमें क्या लिख सकते हैं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ डायमेंशन ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन। चलिए इसमें क्या बोला गया कि अगर हमारे पास बहुत सारा फिजिकल इक्वेशन दिया हुआ है, अब उसमें हमको चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है ना। तो ये कैसे करते हैं, तो यहाँ पर सिंपल सा बोला गया, तो यहाँ पर कि इसके अंदर पॉइंट एक लिखा देते हैं कि चेक कैसे करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया ऑल टर्म given in physical quantity have same dimension, it means, इसका मतलब क्या हुआ, it means given equation या given relation, all term given, सॉरी इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा अच्छे से इसको लिखा देते हैं इसमें। हाँ भाई, यहां पर बोला गया कि ऑल टर्म्स प्रेजेंट इन गिवन फिजिकल रिलेशन हैव सेम डायमेंशन, have same dimension, it means, इसका मतलब it means क्या हो जाएगा, it means given physical relation या physical equation dimensionally are करेक्ट। सिंपल सा शब्दों में यहां पर बोला गया क्या कि आपके पास जितने भी इक्वेशन रिलेशन होंगे इक्वेशन का, और उस इक्वेशन में जितने टर्म होंगे सारे टर्म का डायमेंशन सेम अगर आ गया तो डायमेंशनली क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लिया गया v इक्वल टू
u प्लस ए टी। हमारे पास कितने टर्म है? तीन। तीनों टर्म का डायमेंशन निकाल कर देखते हैं। अगर तीनों टर्म का डायमेंशन अगर निकाल कर देखें, अगर डायमेंशन सेम आ गया तो भैया रिलेशन सही है, मतलब डायमेंशनली करेक्ट है गिवन इक्वेशन। यहाँ पर बोला गया कि गिवन इक्वेशन, ये यहाँ पर ऐसे चेक गिवन इक्वेशन आर डायमेंशनली आर करेक्ट और नॉट करेक्ट। ये चेक करके बताना है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में है, ठीक है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में है। अब ये क्वेश्चन करके बताना है, तो अभी हम क्या मेथड बताएं कि आप गिवन इक्वेशन में देखिए कितना टर्म है, तीन टर्म है, तो आप एक एक करिए, तीनों टर्म को चेक कीजिए और सबका डायमेंशन देखिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे v का डायमेंशन क्या हो गया? एल टी माइनस वन, ऑब्वियस है वेलोसिटी है। u क्या है? वेलोसिटी है, तो ये भी क्या होगा? एल टी माइनस वन, ये ऑलरेडी बता चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए ए टी का डायमेंशन, ए टी का, तो ए एक्सेलरेशन है, तो आप देखिएगा पहले बता चुके हैं एक्सेलरेशन का क्या होता है? एल टी माइनस टू, और ये टी, तो आप देख सकते हैं यहाँ से फाइनली क्या आ गया? एल टी माइनस वन। तो देख लीजिए कि जितने भी टर्म हैं हर टर्म का डायमेंशन सेम है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हेंस डायमेंशनली आर करेक्ट, गिवन इक्वेशन डायमेंशनली आर करेक्ट, यहाँ से आप कह सकते हैं। जैसे बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है, सब पे हम काम कर लेते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए आपको बोला गया यहाँ पर a इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, चेक द, यहाँ पर मान लीजिए ना, आपको तो पता ही है कि क्या करना है, चेक करना है भाई, चेक द डायमेंशनली करेक्ट, यहाँ पर या फिर ऐसे लिख देते हैं, चेक द, यहाँ पर चेक द गिवन इक्वेशन आर डायमेंशनली करेक्ट। और नोट है ना, बहुत सारा है जिसमें ये वो पहला सवाल हो जाएगा, ये दूसरा है, बहुत सारा ऐसे लेते जाते हैं, एक ऊपर क्वेश्चन लिख ले, बाकी सब उसके नीचे। अब तीन टर्म है, तो तीनों टर्म में हम बात करेंगे। एस का मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट जैसा चीज है, तो एल, यू टी क्या हो? यू क्या है? वेलोसिटी है, तो एल टी माइनस वन, और टी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका भी क्या हुआ? एल। अभी तक तो सही जा रहा है। चलिए, हाफ तो डायमेंशनली करेक्ट होता है, ए टी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर क्या कर लीजिए? ए टी स्क्वायर, तो ए का क्या होगा? एल टी माइनस वन, देखिएगा ध्यान से, ए का क्या होगा? तो एल टी माइनस टू, एंड यहाँ पर टी टू, तो देखिएगा टी कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? एल बचेगा। तो देखिए तीनों टर्म का क्या डायमेंशन सेम है, हाँ, तो इसका मतलब ये डायमेंशनली क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हेंस डायमेंशनली आर करेक्ट, गिवन रिलेशन डायमेंशनली आर करेक्ट। क्लियर है? चलिए, उसी तरीका से आप इसी में इसी चीज को थोड़ा सा देखिएगा, चेंज करते हैं। तीसरा एग्जांपल, क्या a इक्वल टू यू टी प्लस सिक्स पाई ए टी स्क्वायर। अब ये बताइए क्या डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब s होगा तो s का क्या होगा? l। अभी देखें ut का क्या होता है, यहाँ पर ut का क्या होता है बोल दीजिए, तो l ही निकल के आता है, और कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं है, ए टी स्क्वायर का भी कितना होता है? l होता है। तो यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं? डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। देखिएगा यहाँ पर एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सा एक मतलब अच्छा सा रिजल्ट यहाँ पर सीखने वाले हैं। डायमेंशनली क्या हो गया? करेक्ट है। पर क्या ये बताइए, क्या ये रियल में फॉर्मूला सही है? नहीं, ये फॉर्मूला सही है, पर ये फॉर्मूला सही नहीं है। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि अगर गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो तो कोई जरूरी नहीं कि वो फिजिकली भी करेक्ट हो। यहां पर लिख सकते हैं डायमेंशनली, यहां पर डायमेंशनली एज वेल एज फिजिकली आर करेक्ट। बट यहां पर डायमेंशनली करेक्ट
but physically are not correct। यहां फिजिकली करेक्ट ही नहीं है, मतलब यहां से स्टेटमेंट क्या लिखा, इफ गिवन इक्वेशन have dimensionally are correct, it means physically, it means हटा दो, यहां पर कह रहा है कि इफ गिवन इक्वेशन है डायमेंशनली करेक्ट हो, अगर दिया हुआ इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो then physically may or may not be correct। वो हो भी सकता है करेक्ट और नहीं भी हो सकता है ना। कब, अगर डायमेंशनली करेक्ट हो गिवन इक्वेशन तो फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है और फिजिकली करेक्ट नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए डायमेंशनली करेक्ट है, फिजिकली भी करेक्ट है, पर यहां पे देखिए डायमेंशनली करेक्ट है पर फिजिकली करेक्ट आपका नहीं है। चलिए इसमें देखते हैं, इसी में एक और पॉइंट और लिखा देते हैं। यहां पर बोला गया कि अगर इफ गिवन इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट, देन अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया देन गिवन इक्वेशन या रिलेशन जो भी होगा डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, वो फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। भाई डायमेंशनली अगर करेक्ट ही नहीं होगा, भाई डायमेंशनली भाई जितना भी इक्वेशन में जितना भी टर्म है सारा टर्म का डायमेंशन सेम होगा तभी तो सेम क्वांटिटीज होगा। भाई बिना सेम क्वांटिटीज किए हुए जोड़ घटा गुना भाग नहीं कर सकते, भाग कर सकते हैं, अपना ये नहीं कर सकते, गुना भी कर सकते हैं। देखिएगा जोड़ के इस तरह का रिलेशन नहीं ला सकते हैं आप। अगर इसका क्वांटिटी सेम नहीं हो, डायमेंशन सेम नहीं हो तो रिलेशन ही तैयार नहीं होगा। तो अगर डायमेंशनली करेक्ट हो तो फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बट अगर डायमेंशनली आपका इनकरेक्ट हो तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा लाइफ में, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए इसी में और भी आगे क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन और करते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन ये है, टू चेक द करेक्टनेस of dimensionally of t equal to 2 pi रूट अंडर एल अपॉन जी। चलिए यहां पर बताइए t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी, जहां एल क्या है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम है ना, सिंपल पेंडुलम का बात किया जा रहा है ना। यहाँ पर बताना है कि सिंपल पेंडुलम है और एक जिसका लेंथ एल है, ये सबसे मतलब नहीं है। एल क्या है यहाँ पर लिख देते हैं, एल क्या है आपका लेंथ है, जी क्या है आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और टी क्या है टाइम जैसा चीज है पर नाम इसका क्या होता है टाइम पीरियड। ठीक है, 2 पाई क्या हो गया मेरे लिए कांस्टेंट हो गया। अब बताएं कि डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो भाई जितना भी हमारे पास टर्म है सारे टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। जैसे एक टर्म इधर टी हो गया और एक टर्म इधर ये पूरा हो गया, ऐसे नहीं ये अलग अलग टर्म मान लेना, एल ऊपर जी अलग 2 पाई अलग। भाई जोड़ घटाव में होता है उसको अलग अलग मानते हैं, ये यहाँ प्लस में कुछ और होता है तो उसको एक टर्म। तो ये एक टर्म मेरे पास कितने टर्म है 2 टर्म। चलिए दोनों टर्म का हम डायमेंशन निकालते हैं और फिर हम चेक करते हैं कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। चलिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे t का डायमेंशन क्या होगा, t ही होगा क्योंकि वो तो खुद ही टाइम है। इसका डायमेंशन देखिए किसका 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी का। तो आप देख सकते हैं 2 पाई तो कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए तो रूट में एल है और जी का क्या लिखते हैं एल टी माइनस 2 का पावर हाफ।
ऐसे। अब देखिए ये एल एल क्या हो गया, कैंसिल, टी के पावर 2 क्या आ जाएगा ऊपर 2, और पावर में कितना है हाफ है, तो ये 2 कैंसिल, तो फाइनल देखिए टी आ गया। देखिए करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ भी इधर भी क्या था टी एलएचएस में। अब देख लीजिए ये क्या है एलएचएस और ये क्या है आरएचएस। तो देखिए एलएचएस और आरएचएस दोनों में डायमेंशन क्या है सेम है, जो डायमेंशन इधर था वो डायमेंशन इधर। इसका मतलब ये गिवन रिलेशन क्या है करेक्ट। तो चेक करने का बहुत ही बेसिक उपाय क्या है, सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा चीज है कि आप सिंपल सा उसमें क्या कर लें, जितने भी टर्म आपके पास है सब टर्म का आप डायमेंशन निकालें और देखें कि क्या सारा का डायमेंशन सेम हो रहा है। अब टर्म का मतलब ये मत समझ जाना कि सर ये एल अलग हुआ, जी अलग हुआ, इसका अलग निकालेंगे सर इसका, नहीं, ये पूरा जो प्रोडक्ट वाला पार्ट होता है वो एक टर्म में कंसीडर होगा, यही प्लस में कुछ और होता तो अलग टर्म हो जाता। तो इस बात को आई होप कि आप समझ लिए होंगे, क्लियर है, ठीक है जी। तो ये आपका आ गया t इक्वल टू 2π√L/g जो है वो करेक्ट रिलेशन है, फिजिकली भी एंड डायमेंशनली भी एंड फिजिकली भी, क्लियर है। तो ये आपका पहला एप्लीकेशन हो गया। बाकी बचा हुआ 2 एप्लीकेशन अगले क्लास में कराएंगे। अगले क्लास में मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, आपका 2 डायमेंशन मतलब एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस का और लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस का, क्लियर, ठीक है, धन्यवाद।